कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की नेक्स्ट यूनिट है, विच इज नेम्ड एज डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से मुझे समझना है कि एक्चुअल में कि जो हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कंसिडर किया था जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, जहाँ पे हमने बात की थी हाउस होल्ड सेक्टर की, प्रोडक्शन सेक्टर की, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसके बाद हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कंसिडर किया था। तो ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पे हमने कुछ बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी हम इसके रिगार्डिंग जो इंट्रोडक्शन पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसमें पढ़ चुके हैं। अब उन्हीं बेसिक डिटेल्स के बेसिस पे हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो आज हम कंसिडर करेंगे इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। और उस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मुझे इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1930 का जो फेज था, अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाला फेज था इंडियन इकोनॉमी का। डिप्रेशन वाला फेज का मतलब क्या था? यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एग्रीगेट डिमांड थी, मैं कहूँ डिमांड वो बहुत ज्यादा कम थी कंपेयर टू सप्लाई। ठीक है, यानी मैं क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था इकोनॉमी में, लेकिन उस प्रोडक्शन के एवज में जितना सप्लाई होता था इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की, उस सप्लाई के रिगार्डिंग डिमांड बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, और जब किसी इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में हम इकोनॉमी कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन का रीजन हम समझ चुके हैं कि एक्चुअल में क्या था कि जो डिमांड थी, या मैं कहूँ डिमांड बहुत ज्यादा कम थी कंपेयर टू टोटल सप्लाई थी, या जो सप्लाई थी उसके रिगार्डिंग। तो डिप्रेशन के बाद क्या हुआ कि 1936 जो एक फेज था मेरे पास, मैं कहूँ 1936 का जो फेज था जिसमें हम बात करेंगे लॉर्ड केंजन की। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो कंसिडर किए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वहां पे कंसिडर किया था। जो क्लासिकल थॉट ऑफ स्कूल था या केंजन थॉट ऑफ स्कूल था, जहाँ पे अलग अलग वे में डिफाइन किया गया था। पहले जो क्लासिकल थॉट में कहा था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्मल सिचुएशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा, वो अपने तरीके से जो डिमांड एंड प्राइस वेजेस मैकेनिज्म है वो क्या करेंगे, उनको हैंडल कर लेंगे। और जो केंजन थॉट ऑफ स्कूल था उसने कहा था कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी क्या एक नॉर्मल सिचुएशन है, तो उस तरीके से हम उन चीजों को कंसिडर करके चलेंगे। तो 1936 में क्या हुआ कि लॉर्ड केंजन ने क्या एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अब इस बुक के माध्यम से या इस कॉन्सेप्ट, जो बुक्स में कॉन्सेप्ट इन्होंने मेंशन किए थे, उसके माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि जो 1930 का जो डिप्रेशन था उसमें क्या था कि जो टोटल एग्रीगेट डिमांड थी, ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड थी वो बहुत ज्यादा कम थी कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। अब इसका रीजन उन्होंने फाइंड आउट किया कि एग्रीगेट डिमांड का कम होना कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, उसका एक रीजन उन्होंने फाइंड आउट किया कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था कि एग्रीगेट डिमांड को कम होना या एग्रीगेट डिमांड का लैक करना सीधे सीधे कहीं ना कहीं रिलेटेड है किसके साथ? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है चीज? यानी जब भी इकोनॉमी में लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, दैट मींस वी आर जस्ट मेकिंग ए डिस्कशन अबाउट ए सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट डील नहीं करी। अगर मैं बात करूं लॉर्ड केंजन के अकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि जब भी अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, डिप्रेशन में जाएगी। तो ये जरूरी है कि अगर आपको इकोनॉमी को डेवलप कराना है, या आप चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी क्या हो, डेवलपमेंट हो, और या आप चाहते हो कि एग्रीगेट डिमांड जो सिचुएशन डिप्रेशन की उससे बाहर आए, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करें, तो जरूरी है कि आप एग्रीगेट डिमांड को क्या करें, इंक्रीज करें। अब एग्रीगेट डिमांड को अगर इंक्रीज करना है तो उनके अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड को आप तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब आप क्या करें, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को क्या करें, इंक्रीज करें। यानी एक सिंपल सी चीज अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि भैया आप एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड कौन करेगा? हम और आप डिमांड कब करेंगे? जब हमारे हाथ में क्या होगा, पैसा होगा। और पैसा कब आएगा? जब हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा। तो सिंपल सा तरीका ये निकाल के दिया कि whenever you need to increase the level of aggregate demand, in that case you will have to increase the level of एम्प्लॉयमेंट। यानी जैसे जैसे इकोनॉमी में क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को आप इंक्रीज करेंगे, तो उसके एवज में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होते ही जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। मैं कहूँ कि डिमांड आपका इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू सप्लाई, और वो इकोनॉमी डिप्रेशन की सिचुएशन थी उससे बाहर आ जाएगी। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी उन्होंने कंसिडर की थी, यानी सीधे सीधे रिलेट किया कि डिमांड इंक्रीज करनी तो एम्प्लॉयमेंट को क्या करोगे, आप इंक्रीज करोगे, और जैसे एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, तो डिमांड अपने आप क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि प्रैक्टिकल वे में एप्लीकेबल है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, मोस्ट ऑफ टाइम अगर मैं बात करूँ कोविड-19 के सिचुएशन की, तो जो रूलिंग पार्टी है उसके रिगार्डिंग जो अपोजिशन पार्टी है वो बार बार कहती रहती हैं कि जो माइग्रेंट्स लेबर हैं उनको आप कैश में पेमेंट करो, कैश में पेमेंट करोगे तभी वो डिमांड करेंगे, वो डिमांड करेंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या होगा, इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। क्योंकि ये जो 4 और 3 मंथ्स का पीरियड जो रहा है लॉकडाउन का, इसमें बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, या मैं कहूँ जो एग्रीगेट डिमांड था वो कंपैरिजन टू प्रीवियस या जो लॉकडाउन से पहले का टाइम था उसमें बहुत ज्यादा थी। ठीक है,
तो लॉर्ड केंजन ने यही समझाने की कोशिश की थी कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप इंक्रीज करो, आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, अपने आप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। अब एग्रीगेट डिमांड को अगर समझने की कोशिश करूं तो एक सिंपल सी चीज मुझे रखनी है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है कि जो टोटल डिमांड की जाती है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ 1 साल, यानी 1 साल के दौरान किसी इकोनॉमी में जो टोटल डिमांड की जाती है किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, उसको हम किस में काउंट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड में। यानी एग्रीगेट डिमांड को अगर मैं कंसीडर करके चलूं यहाँ पे डेफिनेशन में, तो एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज demanded in the economy as a whole in a year on a given level of income and employment। यानी ये मुझे ध्यान रखना है कि गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग किसी इकोनॉमी में ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है, कितने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या किया जाता है, डिमांड किया जाता है, वो टोटली क्या कहलाएगा, आपका एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हमने देखा था स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट को, स्टॉक को हमने बात की थी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, और हमने बात की थी फ्लो को पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर। तो यहाँ पे मैं एग्रीगेट डिमांड को जब कंसीडर कर रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को कंसीडर करके चल रहा हूँ इन ए ईयर, यानी 1 साल के अंदर कितने गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है किसी इकोनॉमी में और एक गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वो क्या कहलाएगा, आपका एग्रीगेट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को अगर मैं कंसीडर करके चलूँ तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं हो रहा, ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर हो रहा है। तो इन दैट केस एग्रीगेट डिमांड विल बी कंसीडर्ड एज ए फ्लो कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है चीज। अब 2 चीजें मुझे ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरी फर्दर जो स्टडी होगी, फर्दर जो डिस्कशन होगा इस यूनिट में, अलग अलग एस्पेक्ट में समझूंगा, अलग अलग बेसिक कंसेप्ट मुझे समझने हैं। तो मुझे ध्यान रखना है कि एग्रीगेट डिमांड को 2 रेस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, और दूसरा जो होगा एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। पहले इन दोनों वर्ड्स को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं कि जब हम एक्स एंटी वर्ड को यूज करते हैं तो दैट मींस हम बात करते हैं बिफोर एनी इवेंट, यानी किसी घटना के होने से पहले जब हम किसी पर्टिकुलर टर्म को कंसीडर करके चलते हैं तो दैट मींस हम उसको किस वे में कंसीडर कर रहे हैं, एक्स एंटी टर्म्स में, ठीक है। यानी एक तरीके से अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो जो एक्स एग्रीगेट डिमांड है, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड है, उसको मैं कह सकता हूं प्लान डिमांड, उसको मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, प्लान डिमांड, ठीक है। अब प्लान डिमांड का मतलब क्या हो गया, यानी एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ईयर में बात करूं, मैं 1 अप्रैल को बात करता हूं, तो 1 अप्रैल मैंने अनुमान लगा लिया कि इस साल जो टोटल एग्रीगेट डिमांड हो गया, तो मनी टर्म्स में बात करूं तो वो होगी 20,000, यानी मैं प्लान करके चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं बीइंग ए मैन्युफैक्चरर कि इस साल इकोनॉमी में टोटल जो डिमांड होगी कितनी होगी, लगभग ₹20,000 के बराबर, ठीक है। यानी 1 अप्रैल को मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, तो 1 अप्रैल को जो मैं कंसीडर करता हूं वो क्या है, एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, यानी एक प्लान डिमांड है, मैंने मान के रखा है, मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम इस साल जो एग्रीगेट डिमांड होगी, टोटल जो डिमांड होगी गुड्स एंड सर्विसेज वो कितनी होगी, ₹20,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ पे मैंने बात की प्लान डिमांड की, तो यार मैं प्लान डिमांड को ये भी कह सकता हूँ एक तरह से नॉमिनेशन या नॉमिनल फिगर में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड की, तो ये एक एक्चुअल फिगर होता है मेरे पास। एक्चुअल फिगर का मतलब कि यहाँ पे मुझे वास्तव में पता लगता है कि एक्चुअल में हुआ क्या, ठीक है। एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि वास्तव में डिमांड हुई कितनी। सपोज मैंने बात की थी कि जो मेरा प्लान डिमांड था वो कितना था, 20,000, मैं मान के चला था कि 20,000 के यूनिट्स या ₹20,000 गुड्स एंड सर्विसेज के होंगे, डिमांड किए जाएंगे आने वाले साल में, आपका कमिंग ईयर्स में। लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना, ₹18,000। अब 18,000 को अगर मैं कंसीडर करके चलूं तो 18,000 क्या है, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, जो एक्चुअल एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। और वहीं जो 20,000 का एग्जांपल मैंने लिया था कि जो होगा वो एक प्लान डिमांड के तौर पर मैंने कंसीडर किया था, उसको मैंने माना था एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड, जो एक तरह से क्या था, एक नॉमिनेशन फिगर में, नॉमिनल फिगर में लेके चला था कि इतना डिमांड हो जाएगा। एक प्लान डिमांड में मान के चला था कि इतनी डिमांड कम से कम आने वाले साल में होगी। क्लियर है चीज। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जब भी मैं प्रैक्टिकल में कंसीडर करूंगा तो मुझे ज्यादातर फोकस किसके ऊपर करना है, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड पे, ठीक है। एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड क्या है, प्लान डिमांड है, जिसको मैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंसीडर करके चलता हूं, एक मैन्युफैक्चरर के तौर पे, इकोनॉमी के तौर पे। और वहीं अगर मैं बात करूंगा एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड की, तो ये एंड ऑफ द ईयर मुझे समझना है, जो एक्चुअल चीजें होंगी, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड होगी, वो मुझे किससे पता लगेगी, एक्स पोस्ट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इनके जो डिटेल कॉन्सेप्ट है उनको हम फर्दर जो वीडियो हमारे होंगे इस यूनिट के रिगार्डिंग, उनमें हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अब कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को अगर मैं समझने की कोशिश करूं
तो बेसिक जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स को मैंने डिवाइड किया था, जहां पे 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने कंसीडर किए थे। फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड वन इज प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड वन इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट वन इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर। यानी इन चारों के बेसिस पे अगर मैं इकोनॉमी को क्लासिफाई करूं तो मेरे पास इकोनॉमी की कैटेगरी आती है क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ऐसी इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती, यानी जिसका एक्सटर्नल सेक्टर के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन वो इकोनॉमी नहीं करती। अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी भी हो सकती है जिसमें हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर भी हो सकते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी 3 सेक्टर भी हो सकती है जिसमें हाउस होल्ड सेक्टर भी होगा, प्रोडक्शन सेक्टर भी होगा और साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। लेकिन 3 सेक्टर के बाद जब इकोनॉमी कन्वर्ट होती है 4th सेक्टर में, यानी वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील करना स्टार्ट कर देती है, तो उस केस में वो क्लोज्ड इकोनॉमी कन्वर्ट किस में हो जाती है, आपके लिए ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ओपन इकोनॉमी के रिगार्डिंग अगर बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड है क्या। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब इनको मैं डिटेल में अगर डिस्क्राइब करूं तो सी का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर मैं समझने की कोशिश करूं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन कौन करता है। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें, हमने नेशनल इनकम में भी कंसीडर किया था कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब यहाँ पे हम और आप, यानी हम और आप जो मिलके क्या करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, वो किस में कंसीडर किया जाता है, आपका एग्रीगेट डिमांड में। उसके बाद दूसरे लेवल पर अगर मैं बात करूं ई स्टैंड फॉर, सॉरी जी की बात करें, जी स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां पे इंकर्ड करती है, तो फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर दैट मिड डे मील योजना। तो मिड डे मील योजना में जो अप टू द 8th स्टैंडर्ड बच्चों को जो फ्री लंच वगैरह कराया जाता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो जो लंच का एक्सपेंडिचर होता है वो इंकर्ड किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट। यानी जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट वहां पे मीट आउट करती है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल अगर बात करें गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के तौर पे, तो डिफेंस सेक्टर को हम कंसीडर कर सकते हैं। अब डिफेंस में जो लोग काम करते हैं उनको क्या मिलता है, फूड सप्लीमेंट वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके लिए वो फूड सप्लीमेंट वगैरह कौन खरीदता है, गवर्नमेंट खरीदती है। किससे, प्रोडक्शन सेक्टर से। हमने नेशनल इनकम में कंसीडर किया था जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंसीडर किया था। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि जो कैपिटल एसेट्स हमारी होती हैं, ठीक है, कैपिटल एसेट्स का मतलब जब भी स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स में क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स अगर मुझे इंक्रीज करना है तो इन दैट केस बीइंग ए मैन्युफैक्चरर, बीइंग ए गवर्नमेंट, आई विल हैव टू इंकर द एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स माइनस इनको मैं कंसीडर करता हूँ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी जब भी इन दोनों को मैं साथ में लेके चलूंगा, ये अगर किसी इकोनॉमी में आ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड का पार्ट अगर ये बनने हैं एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को अगर मैं कंसीडर करके चला हूं, दैट मींस वी आर जस्ट मेकिंग अ डिस्कशन अबाउट द ओपन इकोनॉमी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सिलेबस के पार्ट के ऊपर। ठीक है, अब सिलेबस के पार्ट के ऊपर अगर बात करूं तो जो लॉर्ड केंजर ने मुझे समझाने की कोशिश की है वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे केवल 2 सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी को अगर मैं मान के चलूं तो 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि मुझे पता है कि 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करो या 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करो, दैट मींस दोज इकोनॉमी व्हिच आर नॉट डीलिंग विद द एक्सटर्नल सेक्टर, दे विल कंसीडर एज ए क्लोज्ड इकोनॉमी। तो या तो 2 सेक्टर इकोनॉमी या 3 सेक्टर इकोनॉमी, दे आर द एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्योंकि अब मुझे मेरे सिलेबस में बात करनी तो एग्रीगेट डिमांड को रिगार्डिंग में केवल किसको कंसीडर करूंगा, 2 सेक्टर इकोनॉमी। और 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब मुझे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को हमेशा मान के चलना है C प्लस आई। ठीक है, अब C प्लस आई का मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे कंसीडर करके चलेंगे। और आई का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैं क्या करूंगा, कंसीडर करके चलूंगा। ठीक है, तो मुझे मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जब भी मैं वर्ड एग्रीगेट डिमांड को कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, आपका C प्लस आई, एंड दैट शुड बी पॉसिबल इन क्लोज्ड इकोनॉमी। और मेरे सिलेबस में मुझे इतना ही पढ़ना है, क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पे मैं क्या करूंगा, कंसीडर करके चलूंगा किसको, एग्रीगेट डिमांड को समझते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से। इसका बेसिक हमने कंसीडर कर लिया कि मुझे पता है कि एग्रीगेट डिमांड को अगर मैं लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ इंटरलेट करूंगा, या मैं कहूँ कि लेवल ऑफ इनकम के साथ मैं इसको इंटरलेट करूँगा, जितना ज़्यादा पैसा मेरे पास हो उतना ही मेरी डिमांड्स क्या होंगी, इंक्रीज होगी। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट डिमांड दोनों क्या है, पॉजिटिव वे में रिलेटेड। यानी जैसे जैसे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स आपकी इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ लॉर्ड केंजन का जो एस्पेक्ट उन्होंने मुझे दिया रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड बेसिक टर्मिनोलॉजी में, ठीक है,
तो अब अगर मैं इनको कंसिडर करके चलता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है जिसमें एन तो मैंने बात किया है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद वाई को हम इनकम से डिनोट करते हैं, सी का मतलब यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसके बाद आई की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कह दूँ उसको, और सी प्लस आई को मैं क्या कर सकता हूँ एग्रीगेट डिमांड के तौर पर कंसिडर यहाँ पे कर सकता हूँ, यानी ये जो सी प्लस आई है ये क्या है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब इस टेबल में मुझे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 गिवन है, उसके बाद वाई जो लेवल ऑफ इनकम उसको कंसीडर करें 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, सी की बात करें 50, 75, 100, 125, 150, 175 और 200, उसके साथ आई की बात करें 50, 50, 50, 50, ये सब जगह 50, इसको हम बाद में पर डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट क्यों रहता है, लेटर पार्ट ऑफ वीडियो जो होगा उसमें हम इसको कंसीडर करेंगे। उसके बाद इन दोनों का जो टोटल है यानी सी प्लस आई वो बनता है क्या एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि हम बात करेंगे इसमें क्लोज इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में हम इसको लेके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो अब पहली जो चीज मुझे समझनी है कि जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आएगा कि सर व्हाट अबाउट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज 0। सिंपल सी बात है, अगर इनकम लेवल क्या है मेरा 0 है तो उस केस में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा कहाँ से। दैट मींस आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ए पर्सन हु इज हैविंग नो इनकम, ठीक है, या मैं कहूँ वो अनएम्प्लॉयड है, उसके पास एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो इनकम भी क्या होगी 0 होगी। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखूं तो फिर अगर इनकम 0 है तो व्हाट अबाउट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर कैसे रहा है, ठीक है। अब या तो ये हो कि वो इनकम जनरेट करे तो समझ में आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, लेकिन वो जब इनकम ही जनरेट नहीं कर रहा तो उस केस में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर कहां से रहा, ठीक है। तो पहली जो टेक्निकल चीजें मुझे ध्यान रखनी है कि व्हेन इनकम लेवल इज 0 और जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, या मैं कहूं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हाइल इनकम लेवल इज 0 इट इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ध्यान रखना ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो तब भी इंकर्ड होता है जब आपका लेवल ऑफ इनकम क्या है 0, यानी 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो रहा है तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमेशा क्या कहलाएगा आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो तब भी इंकर्ड होता है जब आपका इनकम क्या है 0 है, ठीक है, यानी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हिच इज एग्जिस्ट इवन एट द लेवल ऑफ इनकम इज 0 नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर है चीज। तो यानी ऐसा नहीं होगा कि मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 0 हो जाए, यानी ये मुझे ध्यान रखना है कि इनकम 0 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी भी 0 नहीं होगा, उसका एक मिनिमम लेवल होता है। अब इसके एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कंसीडर करूं तो आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। सपोज यू आर बीइंग ए स्टूडेंट, यू आर नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ अर्निंग, ठीक है, इवन आफ्टर यू आर इनकरिंग सम काइंड ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सपोज आपके घर पे क्या होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, आपकी बुक्स का खर्चा होता है, आपके खाने का खर्चा होता है, ठीक है, आप जिस घर में रह रहे हो उसका खर्चा होता है। तो आप एक स्टूडेंट के तौर पे कोई भी इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या हो, इन्वॉल्व हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपका कंजम्पशन कंसीडर करके आप चलते हो, ठीक है। क्योंकि जो खाना आप खाते हो, जो कपड़े आप पहनते हो, जो फैसिलिटी आप घर पे क्या करते हो यूटिलाइज करते हो, उनके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, आपके हेड ऑफ द फैमिली, या जो मतलब फैमिली को मतलब एक तरह से लेके चलते हैं, या फैमिली जिनके ऊपर डिपेंड होती है वो क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। आप उन्हीं की इनकम पर क्या करते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो। या सपोज हम बेगर्स की बात करें, अब बेगर्स क्या होते हैं, इनकम तो जनरेट नहीं करते लेकिन फिर भी वो खाना तो खाते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा एडजस्ट करेगा, और ये मुझे इस बात के लिए मेक श्योर कर देता है कि थ्रू आउट पूरी जो कंप्लीट यूनिट है, कंप्लीट यूनिट में मैं कभी भी ये मान के नहीं चलूंगा कि कंजम्पशन कभी भी 0 हो सकता है। कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा, एंड द क्रेडिट गोज टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ये तब भी इंक्लूड होगा जब इनकम लेवल क्या है आपका 0, ठीक है। तो अब अगर फर्दर मैं इसको डिटेल करूं, मुझे पता है कि एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिवली रिलेटेड किसके साथ, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ है, लेवल ऑफ इनकम के साथ। यानी जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वैसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारे आगे आने वाली वीडियो है। फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, वो हर स्टेज पे क्या है, लेवल ऑफ इनकम क्या होगा आपका कितना होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है, 50 है। अभी क्यों है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब C प्लस आई को मैं अगर कैरी करके चलूँ तो यहाँ पे 100, 125, 150, 175, 225, 250, यानी जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये बात मुझे इस डायग्राम से पता लग जाती है कि ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, 50 है। ये कब है, जब इनकम लेवल क्या है आपका 0 है। या मुझे ध्यान रखना है कि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं होगा,
क्रेडिट गोज टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये C प्लस आई, यानी इसमें ये C है, इसमें अगर मैं ऐड कर दूंगा I को तो ये टोटल मिलकर क्या बन जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एंड विच इज आल्सो नोन एज C प्लस आई इन रिस्पेक्ट टू द क्लोज इकोनॉमी। क्लियर है चीज? तो मुझे ध्यान रखना है कि जो लेवल ऑफ इनकम है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके कंपैरिजन में एग्रीगेट डिमांड दोनों पॉजिटिव रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, दोनों सेम में क्या करेंगे, रन करेंगे। अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, कम होगा, अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको जो एग्रीगेट डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंसीडर करेंगे बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट सप्लाई और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। टिल देन थैंक यू सो मच।